हेलो एवरीवन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसमें से दो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हमारी थी, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और योगात्मक अभिक्रियाएं, उनको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट अभिक्रिया हम डिस्कस करेंगे वो है विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, किसी छोटे अणु का विलोपन होता है। मतलब जैसे योगात्मक अभिक्रिया में कोई छोटा अणु आके जुड़ रहा था, योग हो रहा था, यहाँ पे कोई छोटा अणु अभिकारक अणु में से निकलता है। एक तरह से अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि वो अभिकारक को छोड़ के बाहर जाता है, तो छोटे अणु का यहाँ क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है। तो जब कोई अणु बाहर निकलेगा तो क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड जिससे वो उस अभिकारक से जुड़ा हुआ है, वो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे वहाँ पे। और जब सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो उनकी जो आपके कार्बन बच गए हैं या फिर जो भी जिनके साथ वो जुड़ा हुआ था एटम्स के साथ, उनकी संयोजकता पूर्ण करने के लिए वहाँ पे क्या बन जाएंगे, नया बहुबंध बन जाएगा, पाई बंध बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा बंध टूट रहे हैं और पाई बंध बन रहे हैं। और योगात्मक अभिक्रिया में क्या था, पाई बंध आपका, तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं की विपरीत अभिक्रियाएं होती, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था, पाई बंध टूट के सिग्मा बंध जुड़ रहा था और यहाँ सिग्मा बंध टूट के पाई बंध बन रहा है। वहाँ पे अणु का योग हो रहा था, यहाँ पे अणु का विलोपन हो रहा है। तो ये भी कहा जाता है कि विलोपन अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं की क्या होती, विपरीत अभिक्रियाएं होती। तो अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोजनीकरण या अल्कोहल का निर्जलीकरण, जिनमें कि जैसे निर्जलीकरण में H2O छोड़ के जाएगा अभिकारक को, तो इस तरह की विलोपन अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल हम आगे जो हमारा एल्किल हैलाइड या एल्कीन हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम इन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। अब अगर हम इन अभिक्रियाओं के क्लासिफिकेशन की बात करें तो विलोपन अभिक्रियाओं में जब आप कोई अणु को विलोपित कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि दो अणु, वहाँ पे दो परमाणु आपके विलोपित होंगे तब जाके एक अणु बाहर निकलेगा। तो जो ग्रुप या अणु, परमाणु कह लीजिए या कोई समूह कह लीजिए, जो कि उस अभिकारक को छोड़ के जा रहे हैं, उनकी आपेक्षिक स्थिति के आधार पर इनको तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अगर दोनों परमाणु या समूह जो कि विलोपित हो रहे हैं वो सेम कार्बन से, जिसे कहते हैं हम अल्फा विलोपन, सेम कार्बन से जुड़े हैं और वो छोड़ के जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं अल्फा विलोपन या वन वन विलोपन। मीन्स कि दोनों ही सेम कार्बन से सिग्मा वन ब्रेक होंगे। और इस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है जब आप कार्बीन की फॉर्मेशन की रिएक्शंस जब आप पढ़ते हैं, तो उनमें इस तरह की एग्जाम्पल आपको देखने को मिले। दूसरी आती है जो मोस्ट कॉमन, और हम जिसको स्टडी भी हम उसी को करते हैं मोस्टली, वो है बीटा विलोपन या 1,2 विलोपन, जिसमें कि क्या होता है कि जो दोनों समूह या परमाणु जो विलोपित हो रहे हैं वो एक दूसरे से एडजेसेंट पोजीशन पे, नेबरिंग जो पोजीशन है 1 और 2, वहाँ से दो ग्रुप हटते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे HBr है यहाँ पे मान लीजिए। तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो इस तरह के विलोपन को क्या कहते हैं, हम बीटा विलोपन कहते हैं, कि जो दूसरा एटम निकला है वो बीटा कार्बन से निकला है, अगर हम इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन देखें तो। थर्ड जो है वो है गामा विलोपन। गामा विलोपन में क्या होगा कि जो दो ग्रुप आपके विलोपित हो रहे हैं वो कहाँ से विलोपित होंगे, मान ले एक के रेस्पेक्ट में आप देखिए, इसको आपने अल्फा का, बीटा का, तो दूसरा परमाणु या समूह कहाँ से विलोपित हो रहा है, गामा पोजीशन से विलोपित हो रहा है। और जब इस तरह के विलोपन होता है तो जनरली हमें चक्रीय यौगिक मिलेगा, कि यहाँ से आप Br2 को निकालेंगे जब, तो क्या बनेगा, आप जानते हैं कि ये कार्बन और कार्बन में से सिग्मा बॉन्ड टूटे तो इन्हीं की वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बीच में आप मल्टीपल बॉन्ड तो बना नहीं सकते फर्स्ट और थर्ड कार्बन के बीच में, क्योंकि इस बीच में सेकंड कार्बन भी है। तो इनकी संयोजकता पूर्ण करने के लिए जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा कि फर्स्ट और थर्ड कार्बन को आप जोड़ के एक साइक्लिक उत्पाद बना दीजिए।
मान लीजिए फर्स्ट कार्बन था आपका, ये सेकंड और ये थर्ड, तो इनमें से सिग्मा बॉन्ड टूटे थे फर्स्ट में से और थर्ड में से, इनकी संयोजकता एक एक कम हुई थी, तो इनकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए वहाँ पे चक्रीय उत्पाद बनता है। तो इस तरह की आपकी ये 3 तरह की अभिक्रियाएं होंगी, अल्फा विलोपन, बीटा विलोपन और गामा विलोपन। अगर इसको हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो आप देख सकते हैं, जैसे विलोपन अभिक्रिया में यहाँ पे एक जर्नल आपने कंपाउंड लिया है, तो उसमें से YZ जब आप विलोपित करते तो पाई बंध बनता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं HBr की रिएक्शन जब आप एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हैलोजनीकरण होता है। मतलब कि बाहर निकल रहा है कौन कौन, हाइड्रोजन और हैलोजन, एक एक अणु। तो इस तरह की अभिक्रिया में क्या होगा, पाई बंध टूटे, यहाँ पे हाइड्रोजन का और यहाँ पे Br का, और जो आपके फर्स्ट और सेकंड कार्बन में उसके मध्य में पाई बंध बन गया। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड टूटे और पाई बंध नया बना। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, बीटा विलोपन हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कार्बन अगर अल्फा था तो ये बीटा, तो एक परमाणु अगर अल्फा से गया तो दूसरा परमाणु बीटा कार्बन से। तो मोस्टली जो अभिक्रियाएं हम स्टडी करते हैं हमारे सिलेबस में आती हैं वो बीटा विलोपन की ही अभिक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट जो है वो आप उदाहरण यहाँ देख सकते हैं, आपका निर्जलीकरण का है, अल्कोहल के निर्जलीकरण का। तो जब आप अल्कोहल का निर्जलीकरण कराएंगे तो क्या निकलेगा बाहर, H2, और यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे OH का, और एल्कीन आपको प्राप्त हो जाए। जब आप बीटा विलोपन अभिक्रिया की बात करते हैं तो जैसे योगात्मक अभिक्रिया के लिए आप क्या पढ़ा था आपने, एक मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा था, वैसे विलोपन अभिक्रिया के लिए भी एक सैच-जेफ रूल जो है उसका आप वहाँ जो नियम है उसको आप जब स्टडी पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो उत्पाद आपको प्राप्त हो रहे हैं वो मुख्यतः सैच-जेफ नियम के अनुसार प्राप्त होते हैं। एक सैच-जेफ नियम आप पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया में और एक हाफमैन। तो जो जर्नली हम मोस्टली प्रोडक्ट बनाते हैं वो सैच-जेफ नियम का उपयोग करते हुए बनते हैं। तो सैच-जेफ नियम क्या कहता है कि जब आप बीटा विलोपन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जैसे योगात्मक में योग कराने पे 2 तरह के उत्पाद की संभावनाएं थी, यहाँ पे भी कई बार जब हम असममित जो हमारा अणु होता है उसका में विलोपन अभिक्रिया कराते हैं तो 2 तरह के उत्पादों की संभावनाएं बनती हैं। अब उनमें से कौन सा उत्पाद मुख्य बनेगा और कौन सा कम मात्रा में बनेगा वो ये नियम हमें बताता है। तो ये नियम क्या कहता है कि जब आप विलोपन अभिक्रिया करा रहे हैं तो वो एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है जो कि अधिक प्रतिस्थापी है। अब अधिक प्रतिस्थापी का मतलब क्या है कि जिस एल्कीन पे ज़्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। जैसे आप यहाँ इस एग्जाम्पल से एक बार देखिए कि ब्यूटेनॉल लिया था आपने, अब यहाँ से आपका निर्जलीकरण करा रहे हैं तो H2O निकलेगा, पर आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। दूसरा आपको H2O बनाने के लिए क्या चाहिए, H+ चाहिए, तो उसको आप निकाल सकते हैं। पर वहाँ पे भी 2 संभावनाएं आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर कार्बन पे भी हाइड्रोजन है और थर्ड नंबर कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, और OH के साथ हाइड्रोजन दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ वाला निकालते हैं फर्स्ट वाला तो प्रोडक्ट क्या बनता है, आपको 1-ब्यूटीन बनता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड वाला हाइड्रोजन निकालते हैं, थर्ड पोजीशन वाला, तो क्या होगा, आपको प्रोडक्ट बनेगा 2-ब्यूटीन, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि तब सेकंड और थर्ड के बीच में द्विबंध बनेगा। तो इस तरह से 2 उत्पादों की संभावनाएं होती है। पर सैच-जेफ नियम क्या कहता है कि मुख्य उत्पाद कौन सा होगा जिसमें कि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन प्राप्त हो। मतलब आप एल्कीन पे आ जाइए आप और देखिए कि इनमें से कौन सी अधिक प्रतिस्थापी है। और अधिक प्रतिस्थापी का मतलब क्या है कि जो द्विबंध के दोनों कार्बन हैं उनमें से किस पे ज़्यादा एल्किल समूह जुड़े हैं। चेन नहीं देखनी है आपको कि कितनी लंबी चेन जुड़ी है, आपको देखना है एल्किल समूह कितने हैं संख्या में। तो यहाँ पे अगर आप बात करें ब्यूटीन की तो इसके द्विबंध से जुड़े हुए 2 कार्बन ये हैं, जिसमें कि फर्स्ट कार्बन पे कोई भी एल्किल समूह नहीं है, लेकिन सेकंड कार्बन पे एक एल्किल समूह है।
अगर सेकंड नंबर वाला जो आपका उत्पाद है 2 ब्यूटीन, उसकी बात करें तो इसमें द्विबंध के ये 2 कार्बन है। इसमें फर्स्ट और जो आपके दोनों कार्बन है उनमें से दोनों पे एक एक मैथिल समूह जुड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि जो 2 ब्यूटीन है उस पर ज़्यादा एल्किल समूहों की संख्या है, तो 2 ब्यूटीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा और 1 ब्यूटीन कम मात्रा। इसी रूल को दूसरी लैंग्वेज में भी अगर हम बोलें तो क्या कहा जा सकता है कि जो बीटा विलोपन अभिक्रिया हो रही है उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है वो उस कार्बन से विलोपित होता है। ऑब्वियसली उसका एडजेसेंट कार्बन ही होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से भी आप, ऐसा नहीं कि आप थर्ड पोजीशन वाला कार्बन कंसीडर कर ले, क्योंकि वहाँ से यहाँ से तो OH निकलेगा नहीं, जस्ट उसके बीटा स्थिति वाला। मतलब ये भी जैसे बीटा, इसको अगर आपने अल्फा कहा तो ये भी इसकी बीटा पोजीशन होगी। बीटा पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन है जो आपको कार्बन पे लगा हुआ है उसको विलोपित करना है। और कहाँ से विलोपित करना है कि दोनों बीटा कार्बन है, अभी इन दोनों में से आप कर सकते हैं। उस वाले कार्बन पे से विलोपित करना है जिस पर कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कम हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 बीटा कार्बन है, ये भी और ये भी। इस पे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3। और इस पे कितनी है? 2। तो आपको कहाँ से बीटा हाइड्रोजन लेना है? आपको 2 वाले से बीटा हाइड्रोजन लेना है। और 2 वाले से जब आप बीटा हाइड्रोजन विलोपित करेंगे तो कौन सा उत्पाद मुख्य बनेगा? आपका 2 ब्यूटीन उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। तो आपके जितने हम मोस्टली प्रोडक्ट बनाते हैं विलोपन अभिक्रियाओं में वो सैचेफ नियम के ही अनुसार बनते हैं। कुछ अपवाद मिलते हैं जिनमें कि हाफमान जो है नियम का पालन होता है, जो कि कुछ नहीं, इसके जस्ट विपरीत नियम होता है। उसमें हाइड्रोजन वहाँ से विलोपित किया जाएगा जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। मीन्स जो यहाँ पे मुख्य उत्पाद बन रहा है वो अब कम मात्रा में मिलेगा हाफमान के अकॉर्डिंग, और जो कम मात्रा में बन रहा था वो मुख्य उत्पाद बने, जो कि बहुत ही कम रिएक्शंस में होता है, जो कि हम एल्कीन में या एल्केन में जब इनको स्टडी करेंगे विलोपन अभिक्रियाओं को तो हम 1 बाय 1 सभी रिएक्शन को डिटेल में वहाँ पे स्टडी कर लें। तो इस तरह से ये आपकी विलोपन अभिक्रियाएं हैं। नेक्स्ट जो अभिक्रिया लास्ट आपकी वो है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं हैं उसमें आप ना बाहर से कुछ जोड़ते हैं ना अणु से कुछ निकालते हैं। अभी तक जितनी अभिक्रियाएं आपने तीनों पढ़ी, प्रतिस्थापन, उसमें आप किसी एक अणु को हटा के दूसरा जोड़ रहे थे, तो चेंज किया आपने अभिकारक अणु में कि बाहर से लाके जोड़ा और जो था वो रिप्लेस हो गया। योगात्मक अभिक्रिया में आपने बाहर से लाके अणु जोड़ा उसमें अभिकारक में। जो आपकी विलोपन अभिक्रिया थी उसमें एक अणु को आपने बाहर निकाला अभिकारक से। बट जो ये अभिक्रिया है इसमें बाहर से ना कोई परमाणु या समूह आगे जुड़ता है, ना ही कंपाउंड को छोड़ के जाता है। इसमें क्या होता है? पुनर्विन्यास होता है। अणु के ही जो बॉन्ड है वो उनका एक तरह से रीअरेंजमेंट टाइप वहाँ पे होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे उनका बॉन्ड का रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो आप कह दीजिए रीअरेंजमेंट वहाँ पे होता है। और जो समूह है उनका भी आपस में जो अरेंजमेंट है वो चेंज होता है, लेकिन बाहर से कोई समूह आके नहीं जुड़ेगा, ना ही छोड़ के जाएगा। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम पुनर्विन्यास की, मतलब विन्यास में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, दोबारा से उसके विन्यास को निर्धारित किया गया है। इस तरह की अभिक्रियाएं का जो एग्जाम्पल है वो आप यहाँ देख सकते हैं। 2 एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल आपका, जब आप ब्यूटेन की अभिक्रिया कराते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, उसके साथ जब आप ब्यूटेन को गर्म करते हैं तो ब्यूटेन से आपको क्या प्राप्त हो जाता है? 2 मैथिल प्रोपेन। मीन्स एक मैथिल जो ग्रुप है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और इसका अब आप नाम भी देख रहे हैं चेंज हो गया, नया कंपाउंड मिल गया एक तरह से आपको पूरा, लेकिन कोई एक्सटर्नल चेंज इसमें नहीं हुआ। तो इस तरह की अभिक्रिया पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। या आप एक तरह से कह सकते हैं इसका आइसोमेरिज्म, समावयवीकरण भी हो रहा है कि एन ब्यूटेन और 2 मैथिल प्रोपेन एक दूसरे के समावयवी हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल इस यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है अमोनियम साइनेट को जब आप गर्म करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है? यूरिया प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई भी अणु या परमाणु बाहर से आके नहीं जुड़ा है, सिर्फ रीअरेंजमेंट चेंज हुआ है। जो इसका रीअरेंजमेंट हुआ है जो आपके पहले से जुड़े हुए परमाणु थे उनका। तो इस तरह से आपकी जो चारों टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी
आपकी पुनर्विन्यास, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया जो आपकी है, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये चारों ही आपकी कंप्लीट हो गई। इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने इन लेक्चर्स में ले लिया है, जितने भी हमारे हुए हैं। अब इनके डिटेल मैकेनिज्म जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड, या सेकेंड ईयर में जब आप पढ़ेंगे, तो इनके डिटेल मैकेनिज्म वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे।